दरअसल हम आए हैं एक बहुत ही ऐसा घटनाक्रम पैदा हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 1 अगस्त 2024 में। फैसला आया और फैसले में कोई बहुत बड़ा विवाद वाला कोई सब्जेक्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला लिया जो सामाजिक तौर पे हम रोज करते हैं घरों में बैठ के, कि जब भाइयों के परिवार बड़े हो जाते हैं तो भाइयों के बीच में बंटवारा होता है। घर का भी होता है और दुकान है, जमीन जायदाद है, उसमें भी होता है। और समझदारी यही होती है कि बड़े आराम से प्यार प्रेम भाव के साथ बंटवारा कर दिया जाए, ताकि आगे भी भाई भाई बने रहे, सुख दुख में शामिल हो। तो हमें भी यही उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है। किसी राजनीतिक दल ने किया होता तो किंतु परंतु हो सकता था कि दल राजनीति कर गया है। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के जज को मैं और आप नहीं चुन सकते। हम तो केवल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जज कौन आएगा, कौन हमारी उस पिटीशन को सुनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और मौका मिला है, दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिला है। हमने थोड़े से वकील किए, उधर से पूरी फौज आती थी वकीलों की, उन्होंने लगातार अपने मत रखा, हमने भी रखा, कुछ दस्तावेज भी रखे। जिन दस्तावेजों में हरियाणा का ही मैं मिसाल देना चाह रहा हूं कि हरियाणा में जो है सेकंड क्लास जो ऑफिसर है वो 399 हैं टोटल एससी के, जिसमें दोनों पक्ष शामिल हैं, और 268 केवल एक जाति के हैं। 399 में 268 केवल एक जाति के हैं। 18,000 क्लर्क है यहां, जिनमें 16,000 एक जाति का है। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आंकड़ा गया, और केवल हरियाणा का नहीं गया, वो आंध्रा को भी सुन रहे थे, तेलंगाना को भी सुन रहे थे, पंजाब को भी सुन रहे थे। सब जगह से लोगों ने अपने अपने आंकड़े पेश किए कि हमारे यहां ये स्थिति है। आरक्षण जरूर मिला हमें, मगर आरक्षण का लाभ जो शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है, जातियों की एक सूची जो है, उस पूरी सूची के हर जाति तक नहीं पहुंचा। हुआ ये, बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा बड़े दिल से, इकट्ठा आरक्षण लेंगे। जैसे माँ बच्चों को एक ही बर्तन में कभी कभी खाना दे देती है, भी कोई नहीं, आपस में भाई बहन है, खा लेंगे मिल बांट के। मगर यहां ये हुआ, वो गलती हमारी रही कि कभी कभी बड़े भाई बहन क्या करते हैं, वो सबसे पहले छोटे को खिला दे, ये भूखा ना रह जाए, ये ठीक नहीं रहेगा। और प्यार भी होता है छोटे से ज्यादा। तो हम सब लोगों ने मिलके इन छोटों को पाला, और आज वो अधिकारी में बड़े हो गए, राजनीति में बड़े हो गए, हर राजनीतिक दल के शीर्ष पे वो बैठ गए, और हमें पिछलग्गू बना लिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने वाले। तो जब फैसला आया तो हमें लगा था कि इस पे भी बड़े आराम से सोचेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे कि बिना विवाद के इसको लागू कर दें, मगर वो नहीं हुआ। इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे उधर से कि ये कम पढ़े लिखे हैं। देखो, कम पढ़े लिखों ने अभी तक कोई गलत कदम नहीं उठाया, और ज्यादा पढ़े लिखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े वीडियो डाले, चैनलों पे गए, खूब जितना जहर उगलना चाहते थे हमारे खिलाफ उगला। 21 तारीख का भारत बंद का कॉल दे दी। अगर मान लो आप वही कैमरा लेके चले जाते कि भाई 21 अगस्त है, आप सड़क पे निकले हो, किसके खिलाफ निकले हो? 70 सालों से बात आप कर रहे हो शोषण की, उत्पीड़न की, पक्षपात की, छुआछात की, और आज सड़क पे किसके खिलाफ निकले हो? फिर वो जवाब क्या था? जवाब फिर ये होता कि जो आदमी सीवर में जिंदा जाता है, जिंदा बाहर वापस नहीं आता, उसके बच्चों के खिलाफ निकले। जो आदमी बरसातें शुरू होने से पहले नाले में उतर जाता है और बरसातों का पानी बाढ़ बन जाए तो भी लोग तो बच के चलते हैं, वो उस पानी में जाके भी सीवर का ढक्कन ढूंढता कहां है, खोलूं और पानी निकल जाए, अपनी जान को पूरी जोखिम में डाल के। कोरोना में जब लोग मरते हैं तो नंगे हाथों से वही सफाई कर्मचारी लाशों को उठाता है, शमशान तक भी लेके जाता है। फिर ये उनका जवाब यही होता ना कि हम उसके खिलाफ जा रहे हैं जिसने आज तक पीड़ा झेली।
जो आज भी नर्क में जी रहा है। तो ये कहते हुए तो आदमी सोचते हुए शर्म आ जाती है कि मुझे इनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, मगर गए, इल्जाम लगाया पढ़े लिखे का अपने आप को ज्यादा, हमें अनपढ़ का। मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, मगर आज मजबूर होकर कह रहा हूं। जब बार बार वो बोल रहे हैं, मायावती 4 बार सीएम रही है, कहानी भी सुनाती है अपनी, है ना, बीए पता नहीं हुई कि नहीं हुई पूरी, कहानी सुनाती है कि जी मैं तो आईएएस बनने जा रही थी, कांशी राम ने कहा आजा तुम्हें वो बनाऊंगा कि आईएएस तेरे आगे पीछे घूमेंगे। आज भी मगर चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, चाहे बड़ी रैली करे, 5वीं क्लास के बच्चे की तरह कागज लेके बैठती है, पढ़ के बोलती है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुकाबला नहीं कर सकती। किसी रैली को, रैली में तो सारा दलित ही होता है, रैली को बिना पढ़े संबोधन नहीं कर सकती। और हमें क्या, ये अनपढ़ है। ये वकील बैठे हैं हमारे पढ़े लिखे, ये बच्चे बैठे हैं, ये यूनिवर्सिटियों में बच्चों का हेल्प डेस्क चलाते हैं, और अभी बात कर रहे थे। हाँ, रेस में कमजोर है हम, पीछे छूट गए हैं, मगर ये नहीं कि आने दे या हमारे पास दिमाग नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने अभी पिछले संडे रुड़की में हमारा शिक्षा सेमिनार था। हम शिक्षा सेमिनार भी करते हैं बच्चों का, क्योंकि आज पढ़ना ही जरूरी नहीं है, क्या पढ़ना है ये बड़ा जरूरी है। आप बीटेक कर लो, उसके लिए नौकरी नहीं है। अब बच्चे ला बहुत कर रहे हैं, किसानी में जाके देखो जो पहले से वकील है उनकी क्या हालत है। अगर हर साल 500 बच्चा और आना शुरू हो गया तो फिर वो वकील जाएंगे कहाँ, नौकरी कहाँ मिलेगी। तो उसके ऊपर पहले नहीं आवाज उठी, 70 साल लग गया आप लोगों को इस बात को। ये आपके हरियाणा में हम जहाँ बैठे हैं, उस वक्त जब संयुक्त पंजाब था तो एक एमएलए थे अमर सिंह थानक, उन्होंने उसी वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा था 1962 के आसपास कि ये जो आरक्षण है इसका बंटवारा नहीं हो पा रहा हमारे आपस में। लेटर लिखा उन्होंने। फिर इस बात को 1974 में पंजाब के मुख्यमंत्री डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने समझा, उन्होंने पंजाब में ये आरक्षण लग कर दिया। आंध्रा के लीडरों ने समझा, उन्होंने एक नहीं 4 हिस्सों में बांट दिया, ए बी सी डी, जिसकी जैसी जैसी हालत था उसके हिसाब से बांट दिया। तो समझ में आ रहा था, मगर फैसले राजनीतिक दलों के हाथ में होते हैं, और राजनीतिक दल जो है वो अपना नफा नुकसान तो सोचते ही हैं, मगर हमें दूसरी तरह का नुकसान हुआ। नफा नुकसान नहीं सोचा राजनीतिक दलों ने। जनसंख्या हमारी भारी है, 13 करोड़ तो पूरे देश में सफाई कर्मचारी है, मगर हमारे साथ दूसरी बात हुई। हमारे साथ ये हुई कि हमारा आदमी नगर पालिका तक सीमित हो गया। जो जाति कब्जा कर रही थी वो ड्राइवर भी बनी, वो क्लर्क भी बनी, वो दफ्तरी भी बनी, वो आईएएस भी बनी। आज सीएम ऑफिस में अगर 10 क्लर्क है तो 3 उनके बैठे। तो स्वामी जी, अधिकार तो बराबर के थे ना आप लोगों को। हाँ, अधिकार तो बराबर के थे, 20% कोटा था ये। जी मैंने मान लिया, मैंने मान ली वो बात कि हम नगर पालिका तक अटक के बैठ गए, सोच के बैठ गए कि सरकारें अपने आप न्याय करेंगी, मगर न्याय नहीं हुआ। और जब न्याय नहीं हुआ तो हमने, जब अलग आरक्षण पंजाब में हुआ तो हरियाणा वालों ने भी मांगा कि ये न्याय नहीं हो रहा, हमें भी दो। और 1994 में यहां भी लागू हो गया, यहां लागू हुआ। तो ये तो रोका जा रहा। और मिसाल दे रहा हूं, 1994 का लागू हुआ 1997 तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने लागू नहीं किया। बाकी उस वक्त 4 यूनिवर्सिटी थी हरियाणा की, दो हिसार में, एक रोहतक में, एक कुरुक्षेत्र। 3 यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्ट पे छपा हुआ था कि ए और बी है, मगर कुरुक्षेत्र में नहीं छपा। बच्चे हमारे पास आए कि जी ऐसे ऐसे हो गया, ये नहीं हो रहा। तो पता क्या किया कि वहां का जो वीसी था वो एमएल रंगा उसी जाति में से था, तो होने कैसे देगा। तो ये हुआ कि जो लोग पहले कब्जा कर गए, चाहे राजनीति में चाहे कहीं और, वो इसे होने नहीं देना चाहते। सर, आपके इस फैसले से चंद्रशेखर आजाद और बसपा से सुप्रीमो मायावती नाराज क्यों है सर? नाराज इसलिए है कि दिल्ली यूपी में 21% का आरक्षण है, और अब जो नया फार्मूला आया है सुप्रीम कोर्ट के बाद, यूपी गवर्नमेंट जो फार्मूला बना रही, उसमें 3 हिस्सों में बांटा जाएगा 7-7। तो बताओ, जो 21 खा रहा पूरा, अब उसको 7 मिलेगा जब, तो उसको तो तकलीफ होनी, वो स्वाभाविक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर उसके पास भाई जैसा दिल होता, वो हमारे साथ भाईचारा मानते, तो खुद आगे बढ़ के कहते भी इनका हिस्सा इनको।
जब राजनीतिक लोग आपका यूज करते हैं, फिर राजनीति के साथ फिर भी आप उनके साथ जाते हो अपनी जाति के आधार पर या उसके आधार पर, तो राजनीति का विरोध क्यों नहीं करते इलेक्शन के टाइम में? आप उन लोगों के साथ फिर जाते हो। आप हरियाणा में डीएससी वर्ग की लगातार 2 साल से रैली हो रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे जो छोटे नगर है वहां भी लगातार विरोध चल रहा है, अवेकनिंग आई है। और वहां सिर्फ यही बात की जाती है कि हमारा हिस्सा कैसे मिलेगा, किसी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। और आज जो आया है इसमें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने भी लिख के दिया है। केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल पेश हुए 3 महीने पहले, और उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण करता हमें कोई इतराज नहीं। तो वो यूं ही नहीं लिखा, अटॉर्नी जनरल अपनी तरफ से नहीं लिख सकता। उसने मंत्री से पूछा होगा, मंत्री ने पीएम से पूछा होगा, और पीएम ने कहां से लिया होगा? पीएम ने लिया होगा कि अब इनमें अवेकनिंग आ रही है, अब इनका विरोध दर्ज हो रहा है। 2 साल से तो यहां लगातार चल रहा है, तो फिर वो सारी चीजें नोट करके सरकारें फैसला करती। आपका सबसे ज्यादा नुकसान आपकी एकता नहीं है, और दूसरे लोगों में एकजुट होकर के काम करते हैं, लेकिन आप लोगों में एकता नहीं है, इस कारण से आपको नुकसान ज्यादा होता है। एकता आप कह सकते हैं जिन शब्दों में आप कह रहे हो, मगर जो मैं देखता हूं कि आप कभी किसी बस्ती के बाहर पता चल जाए कि हमारे बच्चे को कोई गाड़ी नहीं थोड़ा सा मार के चले गई, तो 2 दिन तक रोड नहीं चलता, इतनी एकता है। एकता बहुत है, मगर थोड़ी सी एजुकेशन की जरूरत है भी। इस शक्ति को इस्तेमाल कहां करना है, हो हल्ले में करना है या किसी बड़े विशेष मुद्दे में करना है। अभी हमारी परसों ही था मैं दिल्ली, परसों दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का हॉल है छोटे, वहां पे हमारी मीटिंग हुई है, जिसमें फैसला यही हुआ कि जितने भी हमारे संगठन बने हुए हैं, चाहे यूथ के हैं या पुराने हैं, उन सबका एक समूह बना लिया जाए और फिर एक कॉल दी जाए, तो वो एकता वाली बात आप देख पाएंगे। कौन कौन सी जातियां आती हैं सोनी जी से? ये हर स्टेट में अलग अलग। हाँ जी, आपके हरियाणा में बताओ। हरियाणा में बहुत सारी जातियां हैं, स्पेरे भी है, धानक मेजर, हमारे बाहर धानक है, मेजर ढेर भी है, तो छोटी छोटी बहुत सारी जाति है। 36 जातियां। तो आप एकजुटता करने में उनको एकजुट कर रहे हो, अलग अलग जातियां जो समूह बनेगा उन सबके संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और दूसरा मैंने वहां और भी सुझाव रखा भी, इसका नेता नहीं चलेंगे हम, इसका नेतृत्व बनाएंगे समूह भी, कि हर जाति से आदमी उस जो प्रिजाइडिंग बोर्ड बनाए उसमें होना चाहिए। आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने समाज से लोगों से कहना चाहूंगा कि चाहे चंद्रशेखर है, चाहे मायावती है, चाहे कोई और लोग है, वामन मेश्राम है, वो आपको उकसा रहे हैं।